नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। लेकिन आज है शिक्षक दिवस और आज वैसे हमारा गुड न्यूज टुडे का हैप्पी बर्थडे भी है, तो आज हम शिक्षक दिवस की बात करेंगे और बर्थडे आगे मनाएंगे। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और ये दिन शिक्षकों को धन्यवाद करने का दिन है। एक बच्चे का किताबों से साक्षात्कार शिक्षक ही करवाते हैं और उन किताबों से जो भविष्य को बदलने की ताकत रखती हैं, ये किताबें सही मायने में छात्रों के लिए पंख का काम करती हैं। ऐसे में शिक्षक दिवस पर क्या आपको अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, जब टीचर ने पढ़ाई के लिए आपको डांटा होगा या फिर किसी टीचर ने कोई कठिन विषय इतनी आसानी से समझा दिया होगा कि वो हमारी जिंदगी का आधार बन गया। आज हम उन्हीं शिक्षकों को याद करने की कोशिश करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ शिक्षक की भूमिका भी बदली है और उनका काम न सिर्फ पढ़ाना रह गया है बल्कि छात्रों को मोटिवेट करना भी है, आज के जीवन में सबसे ज्यादा। साथ ही साथ तकनीक के प्रति छात्रों में जो जुनून है उसको जगाना भी है। एआई, चैट जीपीटी जैसी तकनीक हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बदल रही है, भारत को विश्व गुरु किस तरीके से बना सकती है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और चर्चा करने के लिए तमाम शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ये वो दौर है जब गूगल पर सारा ज्ञान है और एआई आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार है। ऐसे दौर में देश आज टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। जमाना तेजी से बदला है और वक्त के साथ टीचर्स का रोल भी बदला है। सख्त मास्टर वाली छवि से कोसों दूर टीचर्स अब स्टूडेंट के दोस्त हो गए हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं, स्टूडेंट को गाइड भी कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी के जरूरी सबक भी सिखा रहे हैं। टीचर्स का रोल बदला है और स्टूडेंट्स से उनका रिश्ता भी बदल गया है। आज मास्टर साहब की क्लास केवल कॉलेज या स्कूल में नहीं लगती, अब टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट भी देते हैं और वर्चुअल थोड़ी बहुत फटकार भी लगाते हैं। लेकिन जहां तकनीक का ये जाल नहीं पहुंचा है, वहां आज भी स्कूलों के टीचर्स का रोल बड़ा अहम है। जबलपुर का ये सरकारी स्कूल ही ले लीजिए। ये सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। पहले ये स्कूल दुर्दशा का शिकार था, लेकिन संजय चौबे की छोटी छोटी कोशिशों से सब कुछ बदलता चला गया। मेरे को प्रेरणा मिली कि एक प्ले स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला को बनाया जाए, तो मैंने अन्य साधनों से, जन सहयोग से और मेरा जो सहयोग मेरे परिवार से और घर से हुआ, संभव हो सका, मैंने किया और आज मैंने एक प्राथमिक शाला को प्ले स्कूल के रूप में निर्माण कर लिया है। अब फिरोजपुर की समृद्धि से मिलिए। ये पेशे से टीचर तो नहीं है, लेकिन पिछले 7 साल से बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं। पहले समृद्धि ने पेड़ के नीचे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। बाद में उनकी लगन को देखकर खालसा स्कूल के प्रिंसिपल ने समृद्धि को अपने स्कूल में जगह दे दी। आज 30 बच्चे समृद्धि से पढ़ने आते हैं। आज तक किसी से भी समृद्धि ने कोई फीस नहीं ली। हमने 5 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था पार्क में, बट पार्क में इतना ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला क्योंकि वहाँ पे जो वॉक करने आते थे रिटायर्ड पर्सन्स हैं या हाउस वाइफ हैं, क्योंकि सब फ्री होते थे इसलिए पार्क में आते थे वॉक करने, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट पार्क में भी हमारे पास एक पॉइंट पे 80-90 स्टूडेंट्स हो गए थे विद 7 to 8 वॉलंटियर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉब्लम ये आती थी कि पार्क ओपन है, धूप है, गर्मी है, बारिश है, कैसे होगा मैनेज। तो फिर हमें सर मिले, राजेश सर, मालवा खालसा सर के प्रिंसिपल सर हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी सोच है। उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट से आज हम अब जरा प्रोफेसर रंजीत परमार से भी मिल लीजिए। इनका नाम राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। प्रोफेसर परमार ने कोरोना के वक्त छात्रों की उस दिक्कत को समझा जिसकी वजह से छात्र अंग्रेजी में कमजोर होने की वजह से पढ़ नहीं पाते थे। प्रोफेसर ने ऐसे बच्चों के लिए खास अभ्यास तैयार किया, खास तरह लैब इंस्ट्रूमेंट बनाए और वीडियो से छात्रों की सारी मुश्किल आसान बना दी।
मैंने ये प्रयास किया है और देखा है कि भाई गुजरात के बच्चों में एक इंग्लिश का बहुत बड़ा हाव है, एक डर सा है। तो मैंने ये प्रयास किया क्यों ना बच्चों में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू कॉन्फिडेंस फिलअप किया जाए। तो मैंने ये प्रयास किया कि भाई यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से कुछ ऐसे वीडियोस बनाए, ताकि मैंने वीडियोस बनाए, बच्चों को शेयर किया और बच्चों का एडमिशन बढ़ाया। दूसरा मैंने ये प्रयास किया कि आसपास के लोगों को यहाँ मोटिवेट किया एडमिशंस लेने के लिए। तीसरी बात मैंने ये ट्राई किया कि एक इंजीनियर, स्किल्ड इंजीनियर ही नहीं, बच्चे पूरी ओर से एक मानवीय और प्राकृतिक अभिगम की ओर मोड़ने का प्रयास किया, ताकि वे अपनी प्रकृति से जुड़े रह सके, वे एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे इंसान कैसे बने, वो भी मैंने प्रयास किया। देश भर में ऐसी तमाम कहानियां हैं जो बता रही हैं कि छोटे छोटे शहरों में हमारे अध्यापक बदलाव की बड़ी लकीर खींच रहे हैं और बच्चों की जिंदगी संवार रहे हैं। ऐसी ही टीचर्स में से 50 अध्यापकों को राष्ट्रपति आज सम्मानित भी कर रही हैं। जाहिर है वक्त बदला है और पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न भी बदला है। नई शिक्षा नीति के जरिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। एजुकेशन बजट के मामले में हम अभी तमाम देशों से कोसों पीछे हैं। ऐसे में आज का दिन उन शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों को समझने का भी है और पढ़ाने के नए तौर तरीकों को सेलिब्रेट करने का भी है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुरु बताएंगे विश्व गुरु कैसे बनना है। तो आज गुरु के साथ ही हमारी ये चर्चा है और तमाम गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ, अभयनंद जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं बिहार और को फाउंडर हैं सुपर 30 के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुण प्रताप जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी से। रीनू शर्मा जी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रुचिका राय मदान जी हैं, ये भी सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत अभयनंद जी आप ही से करेंगे। वक्त बदला, वक्त के साथ साथ पैटर्न भी बदला, लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि हमें भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर जाना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितने चैलेंजेस हैं, भारत कहां तक पहुंचा है और कहां तक जाने की आगे जरूरत है? अभयनंद जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहले तो समझ लेना होगा कि ये शिक्षा जो हम देने की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं इसके माध्यम से, तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा क्या नहीं है। शिक्षा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर। हम ये देखते हैं या मानते हैं कि जो शिक्षक आता है क्लास में, वो अपने दिमाग में कुछ ज्ञान लिए हुए आता है। ये हमारी फीलिंग होती है कि वो ज्ञान लिए हुए आता है, और जो 30 या 50 बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में, उनके पास, उनके दिमाग में ज्ञान नहीं है, वो खाली है। तो हम अपना ज्ञान उसके दिमाग में, खाली दिमाग में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांसफर आप प्रयास कर भी लेंगे तो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने आपको करना ये है कि उसका दिमाग बहुत फर्टाइल है, ये आप मान लें, और उसमें से या अगर ज्ञान ही को नॉलेज कहेंगे, ज्ञान को शिक्षा कहेंगे, तो वो उसके अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए, वो उसके दिमाग की उपज होनी चाहिए। आप सिर्फ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जिसको कि खाद, बीज, पानी देना कहते हैं, वो आप दे दें और वो अपने आप बड़ा बन जाएगा। मेरे विचार से तो यही है। और अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी या व्हाटएवर पॉलिसी, तो होना जाना कुछ नहीं है, वो ज्ञान का ट्रांसफर होकर रह जाएगा। बिल्कुल। लौटती हूँ सर आपके पास। बहुत अच्छी बात अभयनंद जी ने कही। डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है
और ऐसा शायद एक वक्त था जब टीचर यही सोचकर क्लास में आते थे कि बच्चों को नहीं आता, लेकिन अभय जी ने एक बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पर दिखाई है कि ये मत सोचिए कि उनको नहीं आता, हो सकता है कि उनके पास किसी और तरह की कोई स्किल हो, किसी और तरह का उनका इंटरेस्ट हो, ज्ञान हो, लेकिन आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस अभी क्या देखते हैं आप? देखिए, अभी 21वीं सदी चल रही है, जो नॉलेज और एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो समय समय पर भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की है। जैसे 1968 में थे पहले, फिर दूसरी 1986-86 और अभी 2020 में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब ये समय की मांग होती है। अभी 2021वीं शताब्दी चल रही है, अभी AI का ज़माना है, अभी आप देख रहे हैं कितना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है हर जगह। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो देश को अभी डेवलप करेगा या जिसके लिए हम फख्र करते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए, वो कितने एफिशिएंट, कितने कैपेबल है नॉलेज के साथ, जो आज के ज़माने के पद चिन्हों के साथ चले। इस तरह से इसकी डिमांड थी कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई। उसके बाद 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया गया है, जिसके लेके अभी नए टेक्स्ट बुक्स बनाए जा रहे हैं और ये आज के ज़माने की डिमांड है। जबकि अब हम देखते हैं कि पहले समय के इन कंपैरिजन में अभी एक्सेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ऐसी कई चीज़ों पर काम करना है और हमें अल्टीमेटली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो स्टूडेंट का है वो बिल्कुल अल्टीमेट या कहें कि 95 या 100% तक लेके जाना है, सो दैट हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है देश का वो एक एफिशिएंट, ज्ञानवर्धक होगा और हमारे देश को ओवरऑल तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बिल्कुल। रेणु शर्मा जी आपके पास आते हो, कहते हैं कि शिक्षा कलम में वो ताकत होती है जो बड़े बड़े फैसले लिखते भी हैं और फैसले पलट भी जाते हैं, और यही कलम की ताकत है जो हमारे देश को विश्व गुरु भी बना सकती है। लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये एक शिक्षक बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं वो संवारता है। आपको क्या लगता है, सर ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, कोशिशें बहुत सारी की जा रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है। एक जो शुरुआत में अबनन जी ने एक बात कही थी कि अब ये समझने की जरूरत है कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है, कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर, उसी को देखते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी को भी फ्रेम किया गया है। क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये कैसे चेंज लेकर आएगी समाज में, सोसाइटी में, और बच्चों के लिए कितनी बेनिफिशियल है? जी, अगर हम बात करें चेंजेस की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जो कि पिछली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से डिफरेंट है, वो हमें पहले समझना होगा। सो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बात करती है इक्विटी की, ना कि इक्वालिटी की। सो इक्विटी का मतलब हुआ कि हमें हर बच्चे के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको डील करना है, ना कि सबको एक जैसा डील करना है। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा, जो सर ने भी बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2023 में, वो हमें बताता है कि हम इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ग्राउंड्स पे। तो द की वर्ड देयर इज कॉम्पिटेंसी। सो वी विल हैव टू वर्क ऑन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। हर बच्चा कुछ ना कुछ खास कर सकता है, तो उस कॉम्पिटेंसी को हमें पहचानने की जरूरत है और उसको नरिश और नर्चर करने की जरूरत है। तो जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो वील हैव टू ऑल्सो सी दैट 21st सेंचुरी स्किल्स, रोट लर्निंग नहीं करनी है हमको। हमें जो है टीचर को सिर्फ एक फैसिलिटेटर बने रहना है। जैसे कि पहले वाले जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा, फर्स्ट पैनलिस्ट जो तो हमारे थे, कि टीचर जो है अपना ज्ञान ट्रांसफर करे, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज नॉट एजुकेशन। तो ये जरूरी है कि टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर बना रहे, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाइए। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स आई मीन देयर शुड नॉट बी एनी बाउंड्रीज। हम एक सब्जेक्ट को दूसरे से डिफरेंट नहीं करेंगे। 11th एंड 12th में एज पर दी पॉलिसी कोई बाउंड्री नहीं है, बट अ चाइल्ड हु हैज चोजन हिस्ट्री कैन ऑल्सो गो एंड चूज केमिस्ट्री। तो बाउंड्रीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने खत्म कर दी। स्कूल्स को अभी एक कदम और बढ़ाना है उसकी तरफ। तो हमें बच्चे की कैपेबिलिटीज समझते हुए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लानी है। वहां हम स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करें, वो हम वहां पे आर्ट्स को इंटीग्रेट करें। मतलब कि जब मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मैं लैंग्वेज भी साथ में उसका एस्पेक्ट दे सकती हूँ। अच्छा, ठीक है मैम, दो सवाल, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं, और दोनों सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने और बच्चों के सामने आते हैं। पहला सवाल ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी
जो आ तो गई, सरकार ने लागू तो कर दी, लेकिन क्या हमारे शिक्षाविद इतने स्किल्ड हैं कि वो उस हिसाब से पढ़ा पाए? पहला। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अगर एक बच्चा ह्यूमैनिटीज कर रहा है तो वो अगर उसका मन करता है कि साइंस के किसी सब्जेक्ट को भी वो लेकर पढ़े, क्या स्कूल्स इतनी लिबर्टी देते हैं? मैं स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स की खास तौर पर बात कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहीं पर जाते हैं। जी, अगर मैं पहले सेकंड क्वेश्चन आपका लूंगी। मैंने अपने बात में पहले ही कहा कि अभी स्कूल्स को कदम बढ़ाना है इसकी तरफ। लिबर्टी दी है बहुत सारे स्कूल्स ने, बट और भी लिमिटेशंस होते हैं स्कूल के, जो फाइनेंशियल्स होते हैं। अगर मान लो 2 बच्चे सिर्फ हिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हैं तो स्कूल सिर्फ एक पीजीटी उसके लिए 80,000 का, 90,000 का, 1 लाख का नहीं रखेगा। सो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल्स ऑल्सो। बट जो अच्छे प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। कोई भी चेंज सोसाइटी में हो, एजुकेशन सिस्टम में हो, ग्रेजुअल होता है। इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। तो मतलब ये पॉसिबल है। आई मीन द स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन। लेकिन वही स्कूल्स को इसका लेना है। मेरा दूसरे सवाल का जवाब। आपका सवाल मेरा दूसरा सवाल ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या हमारे टीचर्स उतने स्किल्ड हैं? ये पॉलिसी लागू तो हो गई है और मेरे ख्याल से आपके स्कूल्स ने और बहुत सारे स्कूलों ने उस हिसाब से एडमिशंस भी शुरू कर दिए हैं। रिगरस ट्रेनिंग्स की जरूरत है। आई विल नॉट से कि सारे स्कूल्स के टीचर्स और सारा स्किल सेट वो डेवलप हो चुका है, बट अगेन इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। द प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैव ऑलरेडी टेकन अ स्टेप अहेड और हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा इंद्रप्रम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, वी आर ऑलरेडी डूइंग एंड फॉलोइंग दिस पॉलिसी सिंस लास्ट 2 years। हम HPC रिलीज करते हैं। हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारे रिपोर्ट कार्ड्स हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं बोलूंगी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी इश्यू कर रहे हैं पेरेंट्स को। हम कॉम्पिटेंसीज पे काम कर रहे हैं तो और ट्रेन कर रहे हैं टीचर्स को वेरियस एस्पेक्ट्स में। अगर मैं NCF की बात करूं, उसमें बहुत क्लियरली बताया गया कि देयर आर सर्टेन करिकुलर गोल्स। उन करिकुलर गोल्स में को कॉम्पिटेंसीज में बांटा गया है और हर कॉम्पिटेंसी का एक लर्निंग आउटकम है। तो हम इतना माइन्यूटली जाके टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को आउटकम से डिफरेंट समझे। ऑब्जेक्टिव्स पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी आर नॉट यूजिंग दैट टर्म। अब हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स, बिकॉज वो हमारे लिए मेजरेबल है, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है। सो और ग्रेड्स देना, मार्क्स देने का कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कहीं कंपैरिजंस हो या पेरेंट्स को वो। तो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। डॉक्टर रुचिका मदान, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पैटर्न्स बहुत सारे बदले हैं। मेरे ख्याल से आपने भी अपने करियर में अभी तक देखा होगा कि किस तरीके से एक वक्त था जब हम सिर्फ किताबों से ज्ञान लिया करते थे। अब आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन है, अब आपके पास AI आ चुका है, ChatGPT है, गूगल से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक तरीके से बच्चों के पास भी विकल्प बहुत सारे हैं। इन तमाम विकल्पों ने क्या कंफ्यूजन पैदा किया या क्लैरिटी लेकर आए हैं ये सारे विकल्प? ये सारे विकल्प जो हैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीजें आप जैसे बात करें मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, मैं तीनों पॉइंट ऑफ व्यूज आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों के मामले में, पेरेंट्स के मामले में और शिक्षकों के मामले में। ठीक है, अब मैं बच्चों की बात इसमें आपसे पहले करती हूँ कि जैसे अगर आप बच्चों की बात करें तो उनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होने लगी हैं। जैसे आप कह रहे हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, AI है, ChatGPT है। उन्होंने कुछ भी प्रश्न डालना है, उनको उत्तर बिल्कुल रेडी मिलना है। पर आप वहां पर ये चीज देखेंगे कि अगर वहां पर शिक्षक नहीं है उसके साथ में खड़ा हुआ और उसको समझाने के लिए स्कूल में वो शिक्षक नहीं है और घर में वहीं पे ही पेरेंट्स नहीं है, तो वो किसी भी गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। और उसको गलत और सही समझने के लिए ही हम सब पेरेंट्स और ये ह्यूमन जो चीज चाहिए है, वो ह्यूमन टच, वो ह्यूमन फील, वो सब चीजें ही, इन चीजों में आपको अंतर दिखेगा कि अगर आप सही और गलत की दृष्टि देखें। सबसे पहले मैं कहूंगी इसमें। और दूसरी बात, जहां आप बात करेंगे पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत पहले लगता था कि अरे अब हर चीज हमने ही करनी है। ठीक है, एक वो हेल्पिंग और सोर्स तो बन सकता है। जैसे अगर हमने अपने बच्चों, कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके ज्ञान लेते हुए इन जो जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, जो हमारी डिजिटल दुनिया में अवेलेबल है, वो पेरेंट्स उनका ज्ञान लेते हुए शायद हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट ही बनेंगे, क्योंकि उनको सही गलत की तो सब चीजों का ज्ञान है कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, क्या उनका स्कूल जाने का क्या सिस्टम है। वो नई तकनीकियों को तो अपनाएंगे, बट कई ऐसे पेरेंट्स जो वहां पर आप जाएंगे गाँव में, अब हम यहाँ सिर्फ अपना दिल्ली, मध्य प्रदेश और स्टेट्स की बात ना करते हुए आप जहाँ अंदर तक जाएंगे, तो वहां पर उनको वो सुविधा जो मिली है उसको वो किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, देख कर समझ के। अगर आप देखें यूट्यूब के छोटे छोटे जो भी चैनल्स आते हैं, जहाँ बच्चों की, अगर हम नर्सरी, KG और फर्स्ट से ऊपर बात करें, प्राइमरी विंग की बात करें, तो वहां पर जितनी हमारी ये सब चीजें हैं, जैसे कि आप राइम्स देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, तो आपने देखा होगा कि पहले हर चीज अवेलेबल नहीं थी। तो अब एक अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चे को
आप दिल्ली में बात करें, चाहे किसी छोटी जगह पे जाके बात करें या बिल्कुल। बड़ी जगह पे जाके बात करें, उसकी सुविधा को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को एक जो बैकग्राउंड दे रहे हैं, वो उनको ये ड्रिफ्ट कर रहा है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है। अगर आप एक रिक्शा पुलर की बात करें, अगर आप एक किसी जो छोटा कारीगर है, मैं कारीगर को छोटा नहीं बोलूंगी, लेकिन वो जो जिस जगह पे रह रहा है कारीगर, तो वहां पर उसको कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ फोन आप देखेंगे सबके पास है। सुविधाओं वही का फोन अभाव को है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं फोनों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने बच्चों को कम से कम इस लेवल पे तो ला रहे हैं कि आज अगर आप सेंसस में देखेंगे तो 74% हमारी जो है एजुकेटेड जनरेशन निकल रही है। तो वो इन्हीं चीजों की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए आप बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ पे टीचर्स की, जो आप तीसरे रह गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि टीचर्स अगर इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी पढ़ा रहे थे, और जब ये सुविधाएं उनको मिलनी शुरू हो गई है तो वो और ज्यादा ज्ञान अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं का सहारा। वो पहले हम कॉपी किताब में जो चीजें लिखा करते थे, डायरीज हमारी पहले भी टीचर्स बनाती थी, उसके अंदर उन्होंने हर चीज का ज्ञान देना। होलिस्टिक वर्ल्ड में हम पहले भी जिए, सब चीजों का ज्ञान लेते हुए, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है, सब चीजों को मिलाकर ही हम लोग पढ़ा रहे थे। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ देख के सीख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लिख के पढ़ना ज्यादा बेटर लगता है। तो उस वजह से जो भी स्क्रीन पे सब कुछ अवेलेबल है, वो मटेरियल कंटेंट बनाया तो हमारे जैसे ही किसी, जैसे अब आप बात करेंगे एनसीएफ की, वो बनाया तो हम में से सबने मिलकर ही है ना उस कंटेंट को। तो उस कंटेंट को बनाने में और उस कंटेंट को जिसके लिए वो बनाया गया उस तक पहुंचाने में ये शिक्षक ही हैं जो सब कुछ। बिल्कुल, और वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी रुचिका जी हुई है, बहुत क्लैरिटी हुई है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक वक्त हुआ करता था जब हम सिर्फ किताबों से ज्ञान लेते थे, लेकिन विजुअल लर्निंग के कंसेप्ट को जो आया है उसने बहुत सारे बच्चों में चेंजेस लेकर आए हैं। अभिनंदन जी, आपने बहुत समय तक सेवाएं दी हैं, पुलिस में डीजीपी आप रहे हैं, अब उसके बाद अब आपकी सेवाएं हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। सर, बहुत बड़ा बजट सरकारें रखती हैं, खुद हर बार जब भी परीक्षाएं होती हैं प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और फोकस और कोशिश यही रहती है कि बच्चों के मन में ये बात पैदा की जाए कि कॉम्पिटिटिव भावना होनी चाहिए, लेकिन खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, स्पेशली अगर हम पढ़ाई को लेकर कहें। जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो काफी हैं? क्या वो दूर दराज के इलाकों तक पहुंचती हैं? क्योंकि शहरों के अपने चैलेंजेस हैं, और रुचिका जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि दूर दराज के जो इलाके हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में जो एक शिक्षक है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है डिलीवर करना, और बच्चे के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं शिक्षा विभाग में कभी था नहीं, इसलिए उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन जो 37 साल पुलिस में सरकार के साथ रह के काम किया, मैंने जो बात समझी है कि जो बजट वर्ड आपने यूज किया था, आप अगर एक डेटा निकालें कि शिक्षा में जो बजट है उसका कितना प्रतिशत बिल्डिंग बनाने में जाता है और कितना प्रतिशत ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में जाता है, तो आप पाएंगे, मेरा अपना अंदाज है, मैंने इसका कोई स्टडी नहीं किया है, बट आप पाएंगे कि बहुत बड़ा भाग इसका बिल्डिंग बनाने में जा रहा है, जिसका शिक्षा से ज़्यादा मतलब नहीं है, एक्सेप्ट कि वो बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है। हम ये कहना चाह रहे थे कि बहुत पहले के समय में हम जाएं अगर अपने ही समाज में, तो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके पास प्रकृति के बीच में उनको रख करके पढ़ा दिया जाता था, तो वो क्या कम पढ़ते थे, उनकी समझदारी क्या कम थी। तो अभी जो टोटल एफर्ट है वो इसमें है कि बिल्डिंग बनाओ, और उसी में मेजर खर्च होता है, और वो भी खर्च 2% 3% टाइप का होता है पूरे बजट का। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि एक तो बहुत कम खर्च होता है, और जो होता भी है वो एक ऐसे एरिया में खर्च हो रहा है जहाँ से बहुत तूफान आ जाएगा शिक्षा में, ये नहीं है। शिक्षा इम्प्रूव तभी करेगा जब क्वालिटी ऑफ शिक्षक अच्छे होंगे। आप दूसरे तरीके से देखिए, इसका भी मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है,
लेकिन मैं देखता हूँ समाज में, इसी समाज में रहा हूँ, आज कितने लोग तैयार हैं शिक्षक बनने को। बिल्कुल। अगर किसी का बेटा पढ़ने में बहुत तेज है तो यूपीएससी देगा। व्हाई शुड ही बिकम अ टीचर? वो अगर वकालत करने लायक होगा तो शायद वकालत करेगा, टीचर क्यों बनेगा? हम लोगों ने अपने शिक्षकों को तवज्जो नहीं दिया है, न तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी दिया है और न ही इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट दिया है। कहाँ हमने देखा कि छोटे बच्चे बहुत श्रद्धा से अपने शिक्षक का पैर छू रहे हैं। गांव में छूते हैं, शहरों में नहीं छूते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है कि मैं पैर मत छुओ, रिस्पेक्ट मत दो। आप अगर बात करेंगे छोटे, चूंकि मैं करीब 22 साल से ये काम कर रहा हूँ नौकरी में रहते हुए, इवन एज डीजीपी मैं हर दिन जाता था पढ़ाने के लिए गरीब बच्चों को। कोई चार्जेस नहीं, नथिंग, रखता भी था, खिलाता भी था और पढ़ाता भी था। और मेरे पढ़ाए हुए अनेकानेक बच्चे आज हजारों की संख्या में हैं, जो आईटी में गए हैं, वो फर्श से अर्थ तक पहुंच गए हैं। उनका परिवार देखते बनता है कि क्या स्थिति में है, और कहीं पर भी सरकार की कोई मदद नहीं ली हमने। तो उनको, उन बच्चों में जो श्रद्धा हमने देखी है, आज भी वो आते हैं मिलने के लिए, घर पे टॉप पोस्ट पर हैं, आते हैं मिलने के लिए। लेकिन जिनको पैसा दे के पढ़ाया गया है, बिल्कुल, व्हाट आई मीन इज, जो फीस दे रहे हैं, हाँ, वो कहते हैं कि मैंने तो फीस दिया है, तो व्हाट इज सो बिग एंड ग्रेट अबाउट इट? बिल्कुल। होटल में जाकर के खाना खाइए, पैसा दीजिए, खाना खाइए, चलते बनिए। आज हम चर्चा शिक्षा के पैटर्न को लेकर कर रहे हैं, कैसे शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और साथ ही साथ विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में शिक्षा कितना बड़ा योगदान कर रही है समाज में। अभेनन जी हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी बिहार जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं सुपर 30 के। हमारे साथ डॉक्टर अरुण प्रताप जी लगातार मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ रेणु शर्मा जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिका मदान जी भी हैं, ये भी सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले अभेनन जी ने अपनी बात रखी। डॉक्टर अरुण जी, रुचिका जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था कि देयर आर वेरियस वेज ऑफ लर्निंग, और आज के दौर में अगर हम बात करें जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं शिक्षा को लेकर या फिर पढ़ाने को लेकर या बच्चों की ग्रास्पिंग पावर को लेकर ही हम कह दें, उसमें एक विजुअल लर्निंग सबसे बड़ा कंसेप्ट है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर एनसीईआरटी ज्यादा फोकस कर रहा है? अभी देखिए, जो अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो नई बुक्स बनाई जा रही हैं, एनसीईआरटी ने क्लास 1, 2, 3 और क्लास 6 की मतलब 4 क्लासों के लिए नई बुक्स रिलीज कर दी हैं। अभी दूसरी वाली बुक्स पर अभी काम चल रहा है। इन बुक्स में जो ध्यान रखा गया है एज पर NEP 2020 और NCF, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, और आपको रॉट लर्निंग को कम करना है। इट मीन्स कंसेप्चुलाइजेशन, जो थियोरेटिकल पार्ट था उन बुक्स के कंटेंट में, वो कम किया गया है और उसकी जगह पर प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी चैप्टर या उनमें जो लिखा गया है उन बुक्स में, वो इस तरह से कि आप किसी बच्चे को अपनी लोकेलिटी में जाके या अपने इवन किचन में जाके या अपने घर में माँ बाप से पूछ के उस लोकेलिटी से लेके एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करके प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना है। इन चीज़ों से लेके अब हम एम्पैथी बढ़ा सकते हैं। मतलब समाज में देखा जाए तो जैसे इक्वालिटी, इक्वानिमिटी, ये सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा जो आज का ज़माना है वो देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन AR एंड VR जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन चीज़ों को लेके विजुअल कॉन्सेप्ट से जो मेमोराइजेशन होता है किसी फैक्ट का, वो बेटर होता है। ऐसा प्रोवन फैक्ट है न्यूरो साइंसेस में। तो जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स के अलावा अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंटल खुद करते हैं या हम कोई चीज़ को लिख के याद करते हैं, दैट टाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन इज़ बेटर। तो अभी जो बुक्स में ऐसा ध्यान रखा गया कि उनको सप्लीमेंट किया जाए। जैसे अभी एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप देखेंगे तो हर चैप्टर पर एक बार कोड दिया गया है, उससे एक एडेड इन्फॉर्मेशन के बतौर हम यूट्यूब या ये जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं जैसे निष्ठा, इसके अलावा ई-पाठशाला हो गया, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल, या मूक्स कोर्सेज भी हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ स्वयं पोर्टल,
उन सभी पर लिंक जाएंगे, तो आप एसोसिएटेड लर्निंग उस समय इनकॉर्पोरेट करते हैं। मतलब एक सोर्स आपका एक नहीं है, आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं कोई चीज़ या कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, तो इससे आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन बेटर होता है, और इसी से क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा स्टूडेंट का। आज का ज़माना क्योंकि 21st सेंचुरी का है, देयर इज़ अ फ्लड ऑफ नॉलेज, देयर इज़ अभी जॉब्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, और अभी लोग जस्ट इंटेलिजेंस क्वोशंट की बात नहीं करते, वो इमोशनल क्वोशंट की भी बात करते हैं, पैशन क्वोशंट की भी बात करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें ओवरऑल होलिस्टिकली चेंज करेंगे एजुकेशन सिस्टम को, सो दैट हम अगले 5 से 10 सालों के अंदर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बना पाए देश की प्रगति के लिए। जी रेणु जी, जिस ओहदे पर आप हैं, आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आपको टीचर के साथ साथ एक मदर और एक फादर का रोल भी अपने स्टूडेंट्स के लिए निभाना पड़ता है। ये बताइए कि अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग उम्र में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जब बच्चा टीन एज में आ जाता है, एक तो पढ़ाई का प्रेशर, नंबर्स का प्रेशर, जो कि हमारे समाज में, देश में बहुत ज्यादा है। हालांकि उसी को चेंज करने के लिए एनईपी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसमें मैं इस बात से भी गुरेज नहीं करूंगी कहने में कि पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर बहुत रहता है। आप उस टीन एज बच्चे के जो माइंड में प्रेशर है, चाहे वो बोर्ड्स का प्रेशर हो या फिर पेपर लिखने का या पढ़ाई का प्रेशर हो, उसको काम करना, उसको कूल डाउन करना, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो वो किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, स्ट्रेस लेवल जरूरी नहीं है टीन एज को ही हो। आई मीन एनी चाइल्ड, जो मैंने देखा है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे भी दे आर गोइंग थ्रू थेरेपीज। तो क्योंकि ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है सोसाइटी में कोविड के बाद, बेसिकली इतना टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो हुआ है, उसकी वजह से अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के बच्चों से कि उनको बोर्ड में इतने मार्क्स चाहिए, सो द एंटायर कॉन्सेप्ट जो है वो एनईपी बदलना चाहता है। और इसको डील करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका मैं समझती हूँ वो है हमारी असेसमेंट सिस्टम को बदलना, विच एनईपी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एनईपी और एनसीएफ में ऑलरेडी उसकी बात हुई है और बहुत से स्कूल्स, प्रोग्रेसिव स्कूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। क्या करना है हमको? हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट्स पे फोकस करना है। मतलब असेसमेंट ऐसे हो जाए कि बच्चों को पता भी ना लगे। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ सिस्टम है समेटिव एग्जामिनेशन का, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम हमें करने पड़ेंगे, हम एकदम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हमारे बच्चों को बोर्ड्स लिखने हैं। बट हम 2 ही बड़े एग्जाम्स स्कूल्स में अब नॉर्मली हो रहे हैं जो समेटिव हो रहे हैं, जो कि असेसमेंट्स हैं ऑफ लर्निंग, जो बच्चे ने पहले सीख लिया उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। इस कल्चर को बदलना होगा। हमें असेसमेंट्स भी ऐसे करने होंगे जो लर्निंग कराएं, असेसमेंट करते करते बच्चा सीखे। और 360 डिग्री असेसमेंट्स को हमें लाना होगा, जहाँ पे बच्चा अपने आप को भी सेल्फ असेस करे, बच्चे का जो पीयर है वो उसको असेस करे, और पेरेंट भी उसको खुद असेस करे। टीचर तो कर ही रहा है। सो 360 डिग्री जब हम असेसमेंट लाएंगे, ग्रेड्स को खत्म करेंगे, मार्क्स नहीं रहेंगे, सिर्फ लेवल्स रहेंगे, कॉम्पिटेंसीज रहेंगी और उन कॉम्पिटेंसीज की लेवल रहेंगी। आपको एक उदाहरण दूंगी, फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 फाउंडेशन आपका मिडिल स्टेज है। एज पर एनईपी उन्होंने स्टेजेस बनाए हैं। इस मिडिल स्टेज में मान लीजिए कोई कॉम्पिटेंसी है तो उसके 3 लेवल्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि क्लास 7 का बच्चा क्लास 6 वाली कॉम्पिटेंसी लेवल पे हो या 8 वाली पे हो। सो इट इज अ प्रोग्रेशन हैपनिंग। तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा जब हम लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि हर बच्चा अपनी अलग पेस पे लर्न करता है और अलग लेवल पे होता है। जैसे ही रिपोर्ट कार्ड से मार्क्स और ग्रेड्स हटेंगे और लेवल्स आएंगे, ये चीज लोगों को समझ में आने लगेगी, स्ट्रेस अपने आप कम होने लगेगा। दूसरा रही बात पेरेंट्स की, उन्हें हमें एज अ स्कूल बहुत सारे ओरिएंटेशन सेशंस करने पड़ते हैं पेरेंट्स के साथ। उनको समझाना पड़ता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है, हम बार बार ये कहते हैं। बिल्कुल, उनके हम ओरिएंटेशन सेशंस रेगुलर करते हैं, अलग अलग स्टेजेस के उनकी क्वेरीज को हैंडल करते हैं। मतलब बच्चों की तरह उनको काउंसिल करना पड़ता है। सो दैट हैज टू बी प्रैक्टिस, बिकॉज एज अ स्कूल वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हमें सारे स्टेक होल्डर्स को समझ के चलना है। और उसमें कम्युनिटी आती है, सोसाइटी आती है, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके बच्चे हैं, आपका मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपको सबको मैनेज करके और बैलेंस करके चलना। बिल्कुल, रुचिका जी से जवाब लूंगी, उससे पहले अरुण जी इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि एक इस तरह से परख बनाया गया है एनसीईआरटी द्वारा। परख विल बी 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एनालिसिस के लिए एक अभी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और वो ऐसा उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में भारत देश के अलग दूसरे बोर्ड इसे एक्सेप्ट करेंगे और इससे एक ओवरऑल होलिस्टिकली एनालिसिस हो पाएगी बच्चे की परफॉर्मेंस की, और जो कि ग्रेड लेवल को रिप्लेस करेगा। जी रेणु जी, मैं कहना चाहती कि
परख के बेसिस पे ही सीबीएसई ने एचपीसी रिलीज किया है, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर वेरियस स्टेजेस, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, अलग अलग 6 to 8 का भी हो गया, सिर्फ 9 to 12 का बचा हुआ है वो। तो एचपीसी ऑलरेडी सीबीएसई रिलीज कर चुका है, जिसपे हमारे जैसे स्कूल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो वो परख के गाइडलाइंस के बेसिस पे ही बना हुआ है। ठीक है रुचिका जी, अब आप अपनी बात रखिए इसी पे। बिल्कुल, जैसे ये सब हम बात सुन रहे हैं और आप देखते भी आ रहे हैं कि हर स्कूल जो है उस जिस भी हम फेज से चलते आ रहे हैं कि एजुकेशन की ग्रोथ होती चली जा रही है, और कहीं पे भी हम इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ना वो रुक रहा है। और पहले भी एजुकेशन सिस्टम में इंडिया ही आप देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुई, हमारा वैद, हमारे सब जो भी ज्ञान आप देखेंगे, होम्योपैथिक शुरू हुआ, आयुर्वेदिक शुरू हुआ, और एजुकेशन सिस्टम अगर आप हमारा देखेंगे तो वो जैसे भी बढ़ता चला जा रहा है उसी पेस और लेवल से शायद सबसे ज्यादा प्रोग्रेस, और उस प्रोग्रेस को अपनाते हुए उसको सबको इम्प्लीमेंट करना। ये नहीं कि हमने वो प्रोग्रेस कर ली पर हम उसको एक ही जगह पे लेके रख दिया। आप देखेंगे कि भांति भांति लगा यहाँ पे। जो सबसे ज्यादा हमारे देश की जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे हर तरह का लोग रहता है, उस हर तरह के लोग तक ये शिक्षा को पहुंचाना, ये जो हमारे साथ सेंटर और गवर्नमेंट और सारे एनसीईआरटी और सीबीएसई और बाकी के देश प्रदेश के जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, ये हमारी जो सहायता हम इनको पूरी गाइडेंस देते हुए कर रहे हैं। तो ये सेंटर की तरफ से जितनी भी हमारे को सहायता मिल रही है, हम इसको छोटी से लेके बड़ी जगह तक, प्राइवेट स्कूल से लेके गवर्नमेंट स्कूल तक, अपने हर टीचर जो कहीं पर भी किसी भी देश के कोने में पढ़ा रहा है से लेके आप किसी भी बेस्ट टॉप मोस्ट जगह पे पहुंच जाइए, वहां पे ये पहुंच रही है। और यही नहीं, मैं बोलूंगी कि इंडिया ही नहीं बट देश नहीं, हमारा विदेश में भी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन की हर जगह पे चर्चा है। नहीं तो आप देखिए कि कितने हमारे जितने भी बच्चे इंडिया से पढ़ के गए हैं वो वहां पे ऊंची और तरक्की और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे उनके कंपटीशन लेवल्स में बैठे हुए हैं। तो कुछ तो है हमारे इंडिया की ऐसी एजुकेशन सिस्टम में, मैं कहूंगी नहीं, बहुत कुछ है इस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो हम अपने बच्चों को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ पाए। और इसके लिए सारे ही जो है हम अपने टीचर्स और अपने एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि नहीं रुचिका जी, एक चीज बस क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है, लेकिन दो चीजों का फर्क है। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं वहां पर प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा बेटर है हमारे मुल्क से, इस बात को आप अग्री करेंगी। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो हमारे देश में ज्यादा अच्छी है एज कंपेरेटिव टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। वही आप देखेंगे ना, उन्हीं चीजों को देखते हुए ही प्राइमरी एजुकेशन भी हमारी ना बहुत शुरू में एक अलग तरीके से कराई जाती थी। अब जब हमने उनको स्कूलों में लेकर आ गए हैं तो वो एक अलग पैटर्न पे कि आपने लिखना भी सिखाना है बच्चे को, और आपने वो जो ये जो चेंजेस है वो इसी वजह से देखेंगे आप प्राइमरी लेवल में, क्योंकि हमें अपनी जो सीनियर एजुकेशन तक लेके जाना है। जैसे हम बात करें अपने 10th और 12th की बोर्ड्स की, तो उस लेवल तक बच्चे को लाने के लिए अगर हम शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ एक रोट, कहीं ना कहीं अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद भी नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो उस लेवल पे मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई छोटी क्लासेस में कराई जा रही है वो बहुत अच्छी है, हमारी भी उसी लेवल की अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमने उसको 10वीं और 12वीं अपने जिस तरीके के बोर्ड्स क्लियर कराने ताकि उसकी ओवरऑल नॉलेज हो हर चीज में, हर क्षेत्र में वो आगे चले, तो उसी प्रकार हमने डिवीजन करी हुई है कि नर्सरी स्टार्टिंग 3+ से लेके हमारी 12वीं तक बच्चा जो है वो पूरे एक लेवल और स्ट्रैटेजी पे ही पढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप एक रिजल्ट लाके दे। ठीक है रेनू जी, एक पॉइंट जल्दी से ऐड ऑन कर दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि पिज़्ज़ा करके एक इंटरनेशनल एग्जाम होता था जो 80s में हम लोगों ने, हमारी कंट्री ने उसमें अप्लाई किया, एंड उसका रिजल्ट काफी अच्छा नहीं था। सो उसका जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि हमारे प्राइमरी के बच्चे, फाउंडेशन स्टेज के बच्चे, दे आर वीक इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अगर आप देखेंगे, अब नेशनल लेवल पे भी एक एग्जाम हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जिसका नाम है सफल, जो अभी कुछ स्कूलों में हो चुका है इंडिया में, कुछ में सितंबर के मंथ में लाइंड अप है। तो बेसिकली जो हमें वर्क करना है वो फाउंडेशनल लिटरेसी, लिटरेसी मतलब लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कम्युनिकेशन पे अपना होल्ड करेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। तो बेसिक जो चैलेंज है हमारे बच्चों के साथ वो लिटरेसी का है। सो हमारे फाउंडेशन स्टेज में हमें उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अभिनंदन जी, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते आ रहे, एक लंबा वास्ट एक्सपीरियंस है आपका। हमने यहाँ पर चैलेंजेस की बात कर ली, टीचर्स क्या करते हैं, हमने वो सब बात कर लिया, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? आप जब उनका माइंड पढ़ते हैं, जब आप उनके दिमाग को पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? और यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से आप क्या संदेश तमाम शिक्षकों को देना चाहेंगे और पेरेंट्स को भी, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का रोल भी सर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभिनंदन जी।
अरुण जी, यही सवाल मेरा आपसे जब तक अभ्यानंद जी जुड़ते हैं। मेरा सवाल ये है कि बच्चे क्या चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्या मैसेज आप तमाम पेरेंट्स और शिक्षकों को देना चाहेंगे? अभी जिस शिक्षक दिवस की आज हम ये बात कर रहे हैं, अभी जो बच्चे हैं उनको अभी एक जो यूनिलेटरल जो एक तरह की जो एजुकेशन सिस्टम पहले था, अभी होलिस्टिक एजुकेशन या जिसमें कहें कि मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है या मल्टी डायरेक्शनल, जिसमें कि एक यूनिलेटरल एजुकेशन सिस्टम नहीं ऐसा चाहिए, क्योंकि अभी आज के ज़माने में गिग इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितने सारे जॉब्स कोविड के बाद एब्रप्टली लोगों ने चेंज किए या एक जॉब से दूसरे में गए। तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स या जो व्यक्तित्व है उसके लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल का व्यक्ति चाहिए, उसे एक एजुकेशन एक लाइन का नहीं चाहिए। तो आपको ओपन माइंडेड होना है, आपको सॉफ्ट लर्निंग और हार्ड लर्निंग, आई मीन सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, ये भी दोनों होनी चाहिए, दोनों पे फोकस और करना है। नॉट ओनली आईक्यू बट ईक्यू भी होना चाहिए। रेनू जी, बहुत जरूरी है कि बच्चे का स्कूल आने का मन करे। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा एंजॉय करे स्कूल में आके। अब उसके लिए टीचर्स को कैसे उनको इन्वॉल्व करना है, वो उनको अपने लेसन प्लान वैसे बनाने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारे पास मिक्स ऑफ बच्चे हैं, मतलब देयर आर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत उस लेवल पे नहीं है, कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल है उनको चैलेंज एनफ करना पड़ेगा, बिल्कुल। जो हमारे लिटिल थोड़ा कम है उनको हमें उसी स्पीड से चलना पड़ेगा। पर ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को मजा आए स्कूल आना चाहिए। रुचिका जी, जल्दी से 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। मेरी तरफ से यही कमेंट रहेगा कि आपने देखा है कि ये सब एक जो है हमारा एक इकट्ठा, जो पेरेंट्स हो गए, हमारे स्कूल के शिक्षक हो गए, हमारे बच्चे हो गए, इन सब का एक मिला जुला रोल है, जो किस तरीके से हम अपनी जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं उनको हम किस प्रकार से ऐसे इस्तेमाल करें कि हम एक बच्चा वो है भारत देश का जो बच्चा है वो हमारा भारतीय उज्जवल उसका हम भविष्य बना सकते। बिल्कुल। चलिए, आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छे और वैल्यूएबल सजेशंस आपने यहाँ पर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।